हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जान रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम के दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं एग्ज़ाम के दिन वैसे वैसे लाख तैयारी होने के बाद भी दिलों की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। हर दिन ये लगता है कि मेरी तैयारी पूरी हुई कि नहीं हुई और मेरा सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं होगा। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करना है और प्रैक्टिस सेट जान लीजिए उसी तरीके का होता है जैसा एग्जाम होता है, क्योंकि एग्जाम यानी परीक्षा को पर इच्छा मतलब दूसरे की इच्छा पर प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आपका मन उस परीक्षा के प्रश्नों को पहले से नहीं जानता है, ठीक है। वो पर इच्छा दूसरे की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप जब प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो आप उस सवालों को हल करते हैं जो दूसरे के द्वारा सेट किया गया है। अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप 125 क्वेश्चन में 110 115, पिछले बार के एग्जाम को छोड़ दीजिए, पिछले बार तो बहुत कम कट ऑफ गई थी। अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देखा है, बहुत आसान वे में पेपर बना दिया गया था, ठीक है। और ऐसा पेपर आ जाएगा तो कट ऑफ निश्चित तौर पे ज़्यादा चली जाती है। तो आप अपने को बेहतरीन ढंग से आंकिए कि मेरा 125 प्रश्नों के सेट में कितना सही जा रहा है, या 100 क्वेश्चन की एक सीरीज जो बन सकती है उसमें देखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब 110-15 के आसपास अगर आपके सही हैं तो आप मानिए कि एग्जाम में हैं, और नहीं सही हैं तो उसके कारण को जानिए और पहचानिए। देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए अरसास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लगाई गई है। समष्टि अरसास आपका चल रहा है और आज हम इस पे रोजगार के सिद्धांत पर बात करेंगे। रोजगार के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसके पहले राष्ट्रीय आय पर बात की गई थी, राष्ट्रीय आय से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते थे उस पर बात की गई थी और आपका बहुत गजब का रिस्पांस है। देखिए अभी हमारी टीम थोड़ा छोटी है, ठीक, और आपकी संख्या भी आप नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हमसे, क्योंकि आप शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, ठीक है। जबकि प्रश्नों की क्वालिटी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। तो आप विश्वास जताइए, प्रश्नों के सीरीज के साथ जुड़िए, आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, ठीक है। हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, देखिएगा इसमें जो प्रश्न लगे हैं इसमें से जरूर 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक। आइए, पहला ही प्रश्न है कि गुणक के का मूल्य क्या होगा। गुणक के का मूल्य क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि गुणक को के से डिनोट किया जाता है। गुणक को किससे? के अक्षर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। गुणक, गुणक बराबर क्या होता है? 1/MPS, ठीक है। 1/MPS होता है, MPS। अब देखिएगा इसी आधार पर ये जो C बराबर दिया गया है, C बराबर अगर यहां रख देंगे तो आपका प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि C = 5 + 0.75y, ठीक है, 75y। अब देखिएगा यहां MPC ये जो ये व्यक्त कर रहा है यही आपकी MPC है। क्या है? MPC, MPC, MPC और MPS दोनों में संबंध होता है। आप जान लीजिएगा क्या, यदि गुणक के बराबर के बराबर MPS था तो वहीं MPC अगर आपको ज्ञात है तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 MPC, क्योंकि MPS बराबर होता है 1 - MPC के, ठीक है। ये चीज, अब इसका मान अगर आप रखते हैं, इसका मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस कितना ये दिया है 0.75 बराबर हो जाएगा 1/0.25, 1/0.25। अगर ये दशमलव को हटाना चाहेंगे तो ऊपर आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 100/25 हो जाएगा, काट देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी के का मान कितना है?
4, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न इसी तरह का आएगा। हो सकता है कि न्यूमेरिकल जो दिया गया है उसके स्थान पर संख्या बदल दी जाए, बाकी हल ये इसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर आपको एमपीएस और एमपीसी का सिस्टम समझ में आ रहा है, हल करना आ रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिकली होना पड़ेगा, तो आपको ये सब प्रश्न आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणक क्या होता है आप जान लीजिएगा। गुणक ये बताता है निवेश और उत्पादन में अनुपात क्या है। ठीक है, वो कहता है कि जब कोई किसी वस्तु 5 रुपए का निवेश किया जाएगा तो उससे कितना उत्पादन होगा। ठीक है, 25 का अनुपादन होगा कि 50 का अनुपादन होगा, इसी दोनों के संबंध को ही क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। ठीक है, क्या निवेश और आय में जो संबंध व्यक्त करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा अधिक होता है, जितना निवेश होता है उसके कई गुना में आय में वृद्धि होती है। ठीक है ना जी, इसी को हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। और इसी का एक और सिस्टम है त्वरक। ठीक है, फिलहाल अभी गुणक की चर्चा हो रही तो गुणक की बात कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है। जल्दी से बताइएगा कैसा संबंध होता है। ठीक है, हाँ, कैसा संबंध होता है, तो जब आप पढ़े होंगे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को, ठीक, तब आप जान रहे होंगे कि प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। प्रत्यक्ष जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा समझते थे। वो कहते थे कि यदि कभी इसमें असंतुलन पैदा होगा तो हम मजदूरी को घटा देंगे। मजदूरी को घटा देने से क्या होगा, उत्पादक को और लाभ होगा, जिससे वह अपने निवेश को बढ़ाएगा और फिर निवेश बढ़ेगा तो वहां रोजगार की मात्रा उत्पन्न होगी और फिर बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये चीज 1929 के महामंदी में घातक सिद्ध हुई। ठीक है, अभी चर्चा आएगी तो मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। तो प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कीन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज की दर से के सापेक्ष कैसा बताता है। ठीक है, लोचदार मानता है, बेलोच मानता है, पूर्ण लोचदार मानता है, या उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो जल्दी से बताइएगा ये प्रश्न का आंसर। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कीन्स, आप पहले आंसर लगा दीजिए। अगर मैं बात करूं कीन्स का रोजगार सिद्धांत, तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज दर की सापेक्षता कैसा बताता है, बेलोच मानता है। कैसा मानता है, बेलोच मानता है। ये आपका बी ऑप्शन सही है। दूसरा कैसा मानता है, बेलोच मानता है। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गुणक होता है। गुणक क्या होता है, अभी इसका सूत्र बताया गया था। ठीक, पहला तो नहीं होगा, दूसरा 1/1 माइनस एमपीसी। हाँ देखिएगा, ये हो सकता है, लेकिन ये ब्रैकेट में दे दिया है, तो ये अगर ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस में हो जाएगा। सीधा सीधा ये सही है। ठीक है, 1/MPS। समझ में आई बात। हाँ, MPS। ठीक है, समझ में आई बात। ये होता लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं दिया होता तब। आगे कह रहा है कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है आय। ये उसी तरह का प्रश्न था, ये उसी तरह का प्रश्न था कि -7 में से -7 घटाएंगे तो क्या आएगा। -7 में से -7 घटाएंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये गणितीय चीज है, अगर इसको नहीं जानेंगे तो उत्तर गलत बता देंगे। ठीक है, हाँ देखिएगा, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है आय का, विनियोग का, व्यय का, बचत का। कह रहा है कीन्स ने अपने उपभोग फलन में किसको प्रमुखता दी है। तो जल्दी से बताइएगा, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो किसका उपभोग फलन किसका है, आय का। ठीक, किसका, आय का। उपभोग आय का फलन है।
जितनी मात्रा में आपकी आय बढ़ती जाती है उतने मात्रा में आपका उपभोग बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि आज आप इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली से दौलताबाद जहां भी तैयारी कर रहे हैं या गांव में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास न्यूनतम 3,000, 4,000, अधिकतम 5-7 हज़ार रुपये जा रहे होंगे। मैं बहुत बड़े पैसे वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ने लिखने वाले जो मिडिल फैमिली से लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। इतने में आप एक महीने का अपना बजट तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप यही सरकारी अध्यापक हो जाएंगे, ठीक है, तो आपकी महीने की सैलरी कम से कम 70,000, ठीक है, 50,000, 60,000 या अधिकतम 80-90 हज़ार तक जाएगी, ठीक है, शुरुआती के दौर में। और आप उसमें भी शुरू में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता जाएगा वो पैसा भी महीने भर में कम होने लगेगा। तो ये उपभोग जो हम जितनी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो सब उपभोग है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी। तो उपभोग किसका फलन है? आय का फलन है, ठीक है। कीन्स के अनुसार ओकुन का नियम स्थापित करता है। ओकुन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। ओकुन का नियम क्या स्थापित करता है? तो देखिएगा, ये कहता है कि क्या बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में धनात्मक संबंध होता है या बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध होता है? मुद्रा पूर्ति एवं मूल्य के स्तर के बीच का धनात्मक संबंध है या मुद्रा पूर्ति एवं मूल्य स्तर के बीच ऋणात्मक संबंध है? तो एकदम सटीक जवाब जो है बी है, बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध होता है। सकल घरेलू उत्पाद में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। समझ में आई बात? यदि बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या है? घटता है। समझ में आई बात? तो इसी को कहते हैं ऋणात्मक संबंध। आगे देखिए, ओकुन का नियम दर्शाता है, तो फिर वही बात है, बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो यहां डी हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको जान लीजिए। ओकुन का नियम, ओकुन महोदय ने इसे बताया था। फिर एक प्रश्न आ गया है कि यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक, MPS, यही है बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की उपभोग प्रवृत्ति MPC होती है, ठीक है। क्या होती है? ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति, ये क्या है? बचत की सीमांत प्रवृत्ति। और बचत की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? MPC कहते हैं, MPC कहते हैं। कितनी है? 0.125, ठीक है, 0.125 है, यानी MPS बराबर कितना हो गया? 0.125, ठीक है। तो निवेश का गुणक का मान बताइए। अब आप जानते हैं K बराबर क्या होता है? 1/MPS होता है। फिर आप क्या करेंगे? 125 करेंगे। दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर 3 जीरो लगा देंगे, अब हो जाएगा 1, 2, 5। इसको आप काट लीजिए, इसको काटेंगे तो देखिए कितना आता है, ठीक है। हाँ, 25 पच्चे 125 होता है और 25 चौक को 100 होता है, ठीक है। 25 चौक को 100, जीरो यहां चला गया। ये अब 5 वट्ठू 40 होगा, 5 वट्ठे 40, ठीक है। तो K बराबर कितना आया? अर्थात बराबर K यही हो गया, 8 होगा। यहां कितना होगा? 8, ठीक है। मजा आता है अगर आपको समझ में आ गया है ये चीज, न्यूमेरिकल हल करना आ गया है, तो ये जैसे क्वेश्चन आएगा आप तुरंत, इसमें रटना उठना नहीं होता है, ठीक है। आप केवल K जानते रहिए, K क्या है? गुणक है, और MPS दिया हुआ है तो ये 1/MPS कर दीजिएगा। और यदि MPC दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 1/1 - MPC कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका जवाब निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक ना जी।
आगे है कि यदि स्वायत्त निवेश वृद्धि 5,000 करोड़ रुपए हो तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगी, ये थोड़ा उल्टा सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिएगा हल करेंगे हम लोग मिलकर, और हल करने पर ये निकलकर बाहर आएगा। ठीक, तो आप जैसे जानते हैं, क्या जानते हैं कि k बराबर, हल करिए पहले, k बराबर 1/m/s, k बराबर 1/m/s, r k बराबर जितनी बार ये लिखेंगे उतना आपको ये याद होगा, MPC। ठीक है, दोनों में से एक। अब देखिए इसमें क्या दिया है, उसके हिसाब से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया है। क्या दिया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मतलब ये वाला सूत्र आपको लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा। अब देखिएगा इसको हल करेंगे, 1/1 माइनस कितना, 80 दिया है, 0.80 दिया है, 80 दिया है। अब इसको बराबर कर लेंगे तो यह होगा 1/0.2, 0 उधर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हाँ। अब आगे अगर देखेंगे तो ये 1 0 अगर चिन्ह लगाए तो 2 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 20 25 100 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। के का मान कितना हो गया, 20 5 गुना हो गया। के का मान कितना हो गया, 5 गुना हो गया, 5 हो गया, के का मान 5 हो गया। अब कह रहा है 5 गुना वृद्धि हो रही है, कितनी, 5 गुना वृद्धि हो गई है। तो निवेश कितना है, 5,000 है, निवेश आपका कितना है, 5,000 है। तो गुणक का मान कितना, 5 है, इसलिए 5 25, 25,000 आय होगी, वृद्धि होगी। आय में वृद्धि कितनी होगी, 25,000। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है तो ये ऑप्शन है आपका 25,000। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे प्रश्न परेशान करते थे कि नहीं करते थे, अब इतना आसान हो जाएगा कि आप देखकर ही मारेंगे। और एक क्वेश्चन तो निश्चित पक्का है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है आपका, पक्का है बाबू। ठीक है, आइए, बाबू कह देने से बुरा मत मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने मेरे से ज्यादा उम्र के होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से कम उम्र के होंगे। लेकिन अगर डिग्रियों की बात की जाएगी तो थोड़ा सा, बहुत सारे लोग मेरे समानार्थी भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्यार से आपको कुछ भी कहा जा सकता है। सिलेक्शन लेने के बाद ठीक, आप मुझसे मिल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए। ठीक, और बहुत सारी वैकेंसियाँ लाइन से लगी हैं। मैं तो चाहूँगा इसी में सिलेक्शन हो जाए, अगर नहीं होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं। एग्जाम टाइम एकेडमी आपको विस्तृत तैयारी करवाएगा, अर्थशास्त्र को मक्खन बना के पेश करेगा। आप भी समझेंगे कि नहीं, अर्थशास्त्र इतना आसान है क्या। हर समय अर्थशास्त्र से आप जुड़े होते हैं। जब किसी मार्केट में आप आलू से लेकर टमाटर तक, गोभी से लेकर शिमला मिर्च तक खरीदते हैं, वहां सभी आपके साथ अर्थशास्त्र का नियम फॉलो होता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ कौन सा अर्थशास्त्र का नियम काम कर रहा है, फिर दिक्कत होने लगती है। कह रहा है कि निम्नलिखित चरों के युग में से कौन सा युग्म एक त्वरक के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। त्वरक इस बार पूछ लिया है, क्या पूछा है, त्वरक। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम त्वरक की बात करें तो त्वरक क्या करता है, जैसे गुणक निवेश और आय के बीच संबंध को बताता है, निवेश और आय के बीच संबंध को बताता है कि निवेश इतना करेंगे तो उसमें कितना गुना आय में वृद्धि होगी, उसी तरह से त्वरक जो है उपभोग और आय के बीच संबंध बताता है। किसके बीच, उपभोग और आय के बीच संबंध बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, उपभोग और आय के बीच, जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है, ठीक है, उपभोग बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, फिर आय बढ़ती है। ठीक है, ये संबंध किसके द्वारा, त्वरक के द्वारा। यही उपभोग ही प्रेरित करता है। जैसे कोई भी उत्पादक, कहीं कोई फैक्ट्री, कहीं कोई उत्पादन का काम कैसे करता है, वह देखता कि इस क्षेत्र में के लोग की डिमांड क्या है, वह लोग ज्यादा से ज्यादा किन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उसी के आधार पर अपना उद्योग डालेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, वो नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ,
पता चले कि किसी क्षेत्र में शाकाहारी बसे हुए हैं, ठीक है, और यहां तक कि वहां लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इतना धर्म अंदर तक घुसा है, तो आप वहां लहसुन प्याज का धंधा या मांस मछली का धंधा करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरह से किसी क्षेत्र में यदि बिल्कुल सब लोग मदिरा पान नहीं करते, ठीक, उस क्षेत्र में अगर आप मदिरा की दुकान खोलेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो उपभोग डिसाइड करता है कि क्या उत्पादन होगा, और उपभोग जब प्रेरित करे आय को तो उसे हम क्या कहते हैं? त्वरक कहते हैं। हाँ, ठीक है, त्वरक। देखिएगा, आइए, त्वरक की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान रहा है? जे.एम. केन्स, जे.आर. हिक्स, जे.बी. क्लार्क या एम. मार्शल? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइएगा। त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान रहा है? ठीक, किसका? तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जे.आर. हिक्स की रही है। किसकी? जे.आर. हिक्स की। इसके प्रतिपादन में कीन्स का भी हाथ है, ठीक, क्योंकि उन्होंने जो 1936 में जनरल थियरी अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक दी थी, उसमें इसका जिक्र मिलता है। लेकिन इसके बाद, ठीक है, जे.एम. क्लार्क का भी नाम इसमें जोड़ा जाता है, जे.एम. कह रहे हैं, जे.बी. क्लार्क का भी नाम जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या अगर किसी ने की है तो कौन किया है? जे.आर. हिक्स ने, ठीक है, जे.आर. हिक्स ने। त्वरक की अवधारणा किस अर्थशास्त्री का योगदान है? आगे देखिएगा, कह रहा है यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान MPS का मान कितना? 0.4 हो तो गुणक का मान क्या होगा? गुणक का मान क्या होगा? आराम से बता सकते हैं आप, रख लीजिए k बराबर 1/MPS होता है, तो ठीक है, 0.4 और इसको काटेंगे 1/0.4 करेंगे, ये है बराबर 10 बराबर 4 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2.5। 4 जब 10 को डिवाइड करेंगे 4 भागों में, ठीक है, तो 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 आएगा, तो सही हो जाएगा 2.5। क्या सही हो जाएगा? 2.5। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुणक का संबंध है, फिर वही सीमांत बचत प्रवृत्ति का उल्टा होता है, ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का उल्टा होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति से सीधा होता, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अप्रत्यक्ष होता है। सीमांत निवेश नहीं, 1/MPC होता है, नहीं 1/MPS होता है, तो क्या हो जाएगा? सीमांत बचत प्रवृत्ति का उल्टा होता है, ठीक है, क्या होता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति का उल्टा। जिस चीज को 1/MPS में व्यक्त किया जाए यही उल्टा है। क्या है? उल्टा। ठीक हो गया? हाँ, अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाँ, अच्छा, कमेंट भी किया करिए अगर कोई मिस्टेक से, हालांकि चांस नहीं रहते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी इधर उधर होता है, तो आप बेझिझक कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 125 क्वेश्चन में मैं सेलेक्ट हूं, तो 125 क्वेश्चन में मैंने भी 125 नहीं किया है। समझ में आई बात? कभी कभी आंसर देने में दिमाग इधर उधर हो सकता है, एक आध प्रश्न पे, नहीं तो नहीं। अगर उस पर कोई दिक्कत ऐसी बात पे आती है तो आप कमेंट करिए, उसको तुरंत सही कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे नथिंग के बराबर ये चीजें होने की संभावनाएं हैं। कह रहे कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है, तो पूर्ण रोजगार पे पहले ही मैंने आपको बताया था। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किससे? पूर्ण रोजगार से संबंधित है, ठीक है। से का बाजार नियम आपने देखा होगा, ठीक, पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है, ठीक है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग क्या करती है?
सृजित करती है से का बाजार नियम। आगे आगे देखिएगा। और अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1 मई से एक जान लीजिएगा पूरी तरह से वो यूट्यूब पर लाइव क्लास के दौरान रिवीजन कराया जाएगा महामैराथन, टीजीटी पीजीटी स्पेशल महामैराथन, जो 2 से 1.5 घंटे या 3 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें आप बहुत ही विस्तृत ढंग से 125 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन एक साथ लेकर आएंगे हम, ठीक है। समय 9 बजे का रहेगा, 9 एकदम फुर्सत में खाओ लीजिएगा, बैठिएगा 9 से 11 बजे तक, ठीक। आप या और ज्यादा हो सकता है, मुझे दिक्कत नहीं है। हम लोग चर्चा करेंगे और प्रत्येक टॉपिक पर इतने बेहतरीन ढंग से कि मत पूछिए कि एग्जाम में सारे प्रश्न आपको पढ़े हुए नजर आएंगे। समझ में आई बात? बस केवल मेहनत आपको करनी है, उससे जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ठीक है। हाँ, आइएगा। कह रहा है कि गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, सीमांत बचत प्रवृत्ति पर। तो आपने देखा है कि दोनों पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर भी, यानी MPC पर भी, ठीक है, और MPSP भी, दोनों पर निर्भर करता है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और सी। आगे कह रहा गुणक यदि के रूप में व्यक्त किया जाए तो के बराबर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया है, के बराबर MPC, के बराबर MPS, नो, के बराबर 1/1 - MPC, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि निवेश गुणक का वह अनुपात है जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है, जो आय में वृद्धि और नए उपभोग में वृद्धि के बीच पाया जाता है, जो आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि के बीच पाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि निवेश और आय में वृद्धि के बीच का अनुपात है क्या? आपका गुणक, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है। अब तो नहीं एक को क्वेश्चन गलत होना चाहिए भाई, ठीक है। गुणक से एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सारे प्रश्न ही उसी पे लगे हुए हैं ताकि आपका प्रश्न ना गलत हो। जागते रहो भाई, जागते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इस बार एक पद मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए आसान नहीं होता है एकदम फ्री काम करना, लेकिन सोच है कि नहीं आप जुड़ें और आपका भला इस बार निश्चित रूप से हो। बस केवल दिमाग लगाकर पढ़िए, कहाँ क्या कमी है उसको ढूंढिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। ये तो आपने सुना होगा। निश्चित तौर पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत सी ऐसी चीज भी करिए जो मन को लगाए, आशावान जीवन बनाइए कि इस बार सिलेक्शन के बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने को साकार करना ये मौका बार बार नहीं आएगा। जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। रात दिन एक कर दीजिए। देखिए आपको कभी पद की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको एक ही पद की जरूरत है, एक ही पद की जरूरत है। बस ये मान के पढ़िए, क्योंकि जब 30वीं रैंक ला सकता अखिलेश कुमार वर्मा, ठीक है, तो आप क्यों नहीं ला सकते? मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा लिखा हूं, ठीक है। जब शहरी क्षेत्र में तैयारी करने के लिए गया तो हवा नहीं लग रही थी कि ये बच्चे कैसे हैं, लेकिन वहीं से मेहनत किया, फिर सिलेक्शन ले लिया, तो लगा कि नहीं नौकरी मिल सकती है, ठीक है। बस मेहनत जब तक नहीं होगी, जब तक अपनी कमियां नहीं पहचानी जाएंगी, तब तक दिक्कत होती है। कह रहा कि यदि MPS, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बीच बीच में क्या बोलता रहता लड़का, तो यही तो है जान, जो आप में जान फूंकेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। जब ये कर सकता है लड़का तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आप भी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप इसको समझ लीजिए। देखिए MPS फिर वही दे दिया 5 है, MPS 5 है तो भाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हल कर लीजिए। कैसे?
देख लीजिए 1/k बराबर 1/MPS, तो आप जान गए ये बराबर हो जाएगा 0.5 है, तो ये 0.1 अंक पे लगा तो 10 बराबर 5 हो जाएगा, बराबर काट देंगे 2 आ जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक, और यही दे देता कि निवेश 1000 है तो आय में वृद्धि कितनी होगी, तो 2 से गुणा करके 2000 कर दीजिएगा। कितना कर देंगे, 2000 कर दीजिएगा। आगे कह रहा है कि बचत गुणक परिभाषित किया जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहां बता दूं, देख रहे हैं एमपीएस यहां 5 थी, एमपीएस 5 है तो के का मान 2 आया है। एमपीएस 5 है तो के का मान 2 आया है। जितनी ज्यादा एमपीएस होगी, ठीक है, अगर यही कितनी होती, एमपीएस कितनी होती, जैसे जैसे बढ़ती जाती के का मान क्या होता, वैसे वैसे घटता जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये पॉइंट कितना हो जाता, 10 होता तो 1 क्या होता, क्योंकि बचत करेंगे आप, निवेश नहीं करेंगे तो वो चीज आय में बदलेगी नहीं। ठीक है, तो निवेश करना क्या है, महत्वपूर्ण है। हाँ, ये नहीं कि बचा के रख रही है। कह रहा है कि बचत गुणक परिभाषित है, बचत गुणक परिभाषित है, बचत गुणक परिभाषित है। तो देखिएगा यहां पर आर से किसको डिनोट किया जाता है, वहीं से आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक, आर से किसको, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति को आर से भी डिनोट करते हैं। किससे, एमपीएस को क्या कहते हैं, आर से भी प्रदर्शित करते हैं, आर से भी। अब देखिए आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो यहां से आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी के बराबर 1/r। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। आगे है कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक पूर्ति वक्र को हो जाता है क्षैतिज अनुलंब 45 अंश पर झुका हुआ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जान लीजिएगा कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक पूर्ति वक्र क्या हो जाता है, अनुलंब हो जाता है, अनुलंब। अब आप इसको समझ लीजिए कैसे अनुलंब होता है, ये है, ठीक है, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, क्या वाई अक्ष और एक्स अक्ष। देखिए यही आपका पूर्ति वक्र है। जब ये ऐसे हो जाता है एक स्थिति में जाने के बाद, ठीक है, तो इसी को कहते हैं अनुलंब स्थिति। ठीक है, अनुलंब स्थिति, यही है एएस, समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, और ये एडी है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो जब ये सीधा क्या हो जाए, ऊर्ध्वाधर, तो उसे अनुलंब कहते हैं, एक स्थिति के बाद। ठीक, एक स्थिति के बाद। क्लियर हो गया, आगे देखिएगा। कह रहा है कि वास्तविक शेष प्रभाव दिया था, वास्तविक शेष प्रभाव किसका है, वास्तविक शेष प्रभाव की संकल्पना का विकास किसने किया था, जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वास्तविक शेष प्रभाव क्या सी मायर्स ने दिया था या ए मार्शल ने दिया था, एसी पीगू ने दिया था, जे टॉबिन ने दिया था। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, एसी पीगू। कौन दिए हैं, एसी पीगू। आगे कह रहा है कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है, पूंजीवाद सिद्धांत, बचत की प्रवृत्ति, प्रभावपूर्ण मांग या उपभोग की प्रवृत्ति। तो देखिएगा कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु कहां, प्रभावपूर्ण मांग से शुरू किया है, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग ही रोजगार को उत्पन्न करती है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी प्रभावी, उतने ही ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। ठीक है ना जी, हाँ, तो इनका एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग। आगे है कीन्स के रोजगार सिद्धांत में मंदी से
मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय, यही तो कीन्स पूरे अर्थशास्त्र का राजा बन के आ गया था। क्योंकि 1929 में जो मंदी आई थी, ठीक है, वहां पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो सिद्धांत था बिल्कुल फेल हो चुका था। अब आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानकर चलते थे अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति यदि कभी गड़बड़ होती है, संतुलन गड़बड़ होता है, तो हम मजदूरी को कम कर देंगे, मजदूरी को कम कर देंगे, जिससे उत्पादक को लाभ हो जाएगा और वो फिर लाभ अधिक करने के लिए उत्पादन कार्य को बढ़ाएगा, जिससे फिर पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी, फिर सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर से ने बाजार नियम अपना दिया था कि पूर्ति स्वयं मांग को उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा था कि विभिन्न तरह की अर्थव्यवस्थाओं में तमाम तरह के लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसा दिया जाता है, फिर वही पैसा उस वस्तु के खरीदने पर खर्च होता है। इस तरह से हमेशा ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, जब 1929-30 में अमेरिका में मंदी आती है, होता क्या है, मंदी का मतलब यह है कि रोजगार और पूर्णतः उत्पादन बाजारों में पटा पड़ा है, कोई चीज बिक नहीं रही है, कोई चीज बिक नहीं रही है। और यहां पर जब क्या किया जाता है, मजदूरी को कम किया जाता है। जैसे ही मजदूरी कम होती है, तुरंत अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर होने लगता है। क्यों? क्योंकि इधर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ध्यान नहीं गया था कि जब हम मजदूरी कम कर देंगे तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो और बंटाधार हो जाएगा और बिकेगा नहीं, और जब और माल नहीं बिकेगा तो उत्पादन किस बात का होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो फिर छंटनी शुरू हो जाएगी, फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर मजदूरी कम होगी, फिर और भयावह स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन होगा किस बात का, रोजगार किस बात का बढ़ेगा, जब उत्पादन मार्केटों में बाजारों में भरा पड़ा है। तो यही कीन्स तब पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था आदमी। उसने कहा कि अरे बहुत दिक्कत है, अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमर हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, मजदूरी मत कम करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पैसा बढ़ाइए, पैसा बांटिए, क्योंकि क्रय शक्ति कमजोर हो गई है, क्रय शक्ति खत्म हो गई है। क्रय शक्ति लोगों में बढ़ाइए ताकि लोग बाजार में जो सामान है उसको खरीदें, और जब खरीदेंगे तो माल बिकेगा, और माल बिकेगा तो उत्पादक को फायदा होगा, फिर से रोजगार पर आदमी जाने लगेंगे। तो सरकार ने कहा तो इस तरह से लोगों में तो निकम्मापन आ जाएगा, लोग बिना काम के बेरोजगारी भत्ता समझ लेंगे। कारण नहीं, ये भी नहीं करना है। क्या करना है कि पंप प्राइमिंग, ठीक है, कि सुबह तक गड्ढे को खुदवाइए, अनुत्पादक कार्य करिए, अनुत्पादक कार्य, ताकि जनता निकम्मी ना हो। जैसे इस समय क्या दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता की जगह पर राशन दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत जगह शहरों पे बहुत बहुत पैसे बांटे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, जिसका उत्पादन पर अर्थशास्त्री इसी नाते परेशान है कि जब आप बिना कार्य के पैसे देंगे, जैसे इस समय क्या हो रहा है, यूट्यूब पर ज्यादातर अनप्रोडक्टिव मनी जनरेट हो रही है, मतलब कोई भी कार्य नहीं। अर्थशास्त्र कहता है कि जब जब अनप्रोडक्टिव मनी जन्म लेगी तब तब बेरोजगारी, क्या महंगाई बहुत हद तक बढ़ेगी। आप सोचिए, नाचने गाने, इस तरह के बहुत सारे, गाली देने जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर लोग फेमस हो रहे हैं। ठीक, जबकि उसका मेन उत्पादन कुछ भी नहीं है, वो कोई गेहूं चावल पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई बाल्टी बक्सा या ड्रम या गाड़ी मोटर बना नहीं रहे हैं, कोई वास्तविक उत्पादन नहीं है, लेकिन डॉलर कन्वर्ट हो रहा है रुपए में, बहुत सारे देश विदेश से पैसा जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से, और उनके द्वारा कोई गुणों में विकास भी नहीं हो रहा। जैसे शिक्षा का काम जो लोग यूट्यूब पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं इसलिए बड़ा नहीं, शिक्षा जो मानव संसाधन को विकसित करती है, मानव संसाधन को विकसित करती है। आप मेरे द्वारा जो कुछ भी सीख रहे हैं वो और लोगों को सिखाएंगे, वो पॉजिटिव असर होगा उसका। ठीक है, इसीलिए शिक्षा मंत्रालय का कभी नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था। ठीक है, लेकिन ठीक है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो यही कारण है। तो कीन्स ने कहा कि सुबह तक गड्ढा खुदवाइए और शाम तक उसी गड्ढे को पटवाइए, उसके एवज में लोगों को पैसा दीजिए, और इसे कहते हैं सरकारी व्यय। क्या कहते हैं? सरकारी व्यय। ठीक है, क्या कहते हैं? सरकारी व्यय में वृद्धि करिए। ठीक है, तब जाके मंदी दूर होगी। आगे बढ़िए, मजा आ रहा है कि नहीं बताइएगा। आगे कह रहा है कि पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई थी। तो देखिएगा, ये कीन्स की पुस्तक है,
किसकी? कीन्स की पुस्तक पूछी जाती है। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। ठीक है, और वो जो आपका विचार था मजदूरी को घटाने का, वो पीगू का था। ठीक है, पीगू का, कि भाई मजदूरी घटा देंगे तो रोजगार की स्थिति बढ़ जाएगी। कह रहा है कीन्स के, कीन्स है भाई, कीन्स कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है? श्रम का पूर्ण रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रोजगार, पूंजी का पूर्ण रोजगार, या सभी संसाधनों का पूर्ण रोजगार। तो बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि कीन्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसमें सभी संसाधनों का पूर्ण रोजगार में आना ही क्या है? पूर्ण रोजगार है। क्या है? पूर्ण रोजगार। ठीक, हाँ, आगे देखिएगा, कह रहे कि रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित था। ठीक है, ये पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है, ऐच्छिक नहीं पाई जाती, अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है, ये कह रहा है। आगे देखिए, पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी से संगत है। क्लासिकी अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी कटौती की वकालत की थी। उपयुक्त में से कौन? देखिएगा, अगर इन सभी कथनों की बात करें, ठीक है, इन सभी कथनों की बात करें तो देखिए, केवल इसको छोड़ दिया जाए, दूसरे को छोड़ दिया जाए, तो पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल 100% सही है। पहला, तीसरा और चौथा। ठीक, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला, तीसरा और चौथा। सी। अब देखिए, ऑप्शन इन्होंने क्या किया है? उल्टा पुल्टा कर रखा है। मैं इसको बना देता हूं। पहला, तीसरा और चौथा, इसमें आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, पहला ये तीसरा कर लीजिएगा, ये, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं विद्यमान, ऐच्छिक रहता तो सही हो जाता। ठीक है, इसीलिए वो गलत है। कह रहा है कि मापक मापा जाता है, मापक मापा जाता है, मापक मापा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, ये डेल्टा शब्द जो है वो परिवर्तन का प्रतीक है। डेल्टा शब्द क्या है? परिवर्तन का प्रतीक है। तो इसमें जो मापक की बात है, डेल्टा आई बटे डेल्टा सी। ठीक है, डेल्टा आई बटे डेल्टा सी, यही मापक क्या है? मापक मान है। अर्थात क्या करेंगे? ये त्वरक सिद्धांत, एक तरह से जेएम क्लार्क का, इसको क्या कहते हैं? त्वरक सिद्धांत, जेएम क्लार्क। कब दिए थे? 1917 में। कब दिए थे? 1917 में। ये जान लीजिएगा। ठीक है ना जी। निवेश किससे प्रेरित होता है? उपभोग से। निवेश किससे प्रेरित होता है? उपभोग से। ये त्वरक की बात बता रहा है। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की स्थिति में, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? तो जल्दी से देखिए, लोचशील मजदूरी दर, ऐच्छिक बेरोजगारी, लोचशील कीमत, गैर लोचशील ब्याज दर। जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। हाँ,
तो इसमें जो है बाकी सभी तो ठीक है, बाधक कौन है? गैर लोचशील ब्याज दर। गैर लोचशील मतलब बेलोच ब्याज दर अगर है, ठीक है, तो कतई वो पूर्ण रोजगार लाने ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जब तक ब्याज दर में लोचशीलता नहीं रहेगी तब तक लोग रोजगार लगाने के लिए पूंजी की डिमांड ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्थिर ब्याज दर पे कम से कम रोजगार लगता है, ठीक है ना जी। तो ये बाधक सिद्ध होगी किसके? पूर्ण रोजगार में, जबकि इसको क्या हो जाना चाहिए? लचीली होना चाहिए। आगे कह रहा है कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, कोई हस्तक्षेप नहीं। तो ये तीनों बातें सही है, उपयुक्त में से सभी। 29 का क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, ठीक है ना जी, सभी सही है। आगे है कि कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था के रोजगार की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होती है? आपस में बराबर होती। पहला ही सही है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन थे। इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन और इसी टॉपिक से हैं, वो इसका सेकंड पार्ट होगा जो 31 से शुरू होगा। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है, और लंबी वीडियो देखने की आदत अभी भी आपकी बच्चों जैसी है जो एसएससी या टिकटॉक होते हैं उस तरह के देखने वाले। जब ज्ञान की वीडियो हो, जब आपके भविष्य से जुड़ी वीडियो हो तो उसको पूरा देखा करिए भाई, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगा जो 30 और क्वेश्चन का होगा, ठीक है। और वो होगा उपभोग तथा निवेश फलन। क्या है? उपभोग तथा निवेश फलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उससे सब पे विचार किया जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो बता दीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।